नमस्कार। आज हम भारत के अतीत की गहराइयों में उतर रहे हैं। हाँ, आज बात होगी सिंधु घाटी सभ्यता की। बिल्कुल। हमारे पास ना यूपीएससी की तैयारी के कुछ नोट्स हैं और हम कोशिश करेंगे कि इस प्राचीन मतलब नगरीय सभ्यता के जरूरी पहलुओं को समझें। ये वो सभ्यता है जो लगभग 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक अपने चरम पर थी। और दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक थी ये, है ना? मेसोपोटामिया और मिस्र के समय की। सही कहा। इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं क्योंकि पहला स्थल हड़प्पा ही खोजा गया था। आज हम इसके फैलाव, नगर नियोजन, अर्थव्यवस्था, समाज और हाँ, इसके पतन के कारणों पर भी बात करेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसके विस्तार से। ये कहाँ तक फैली हुई थी? मतलब उस जमाने के हिसाब से क्या ये वाकई बहुत बड़ा इलाका था? हाँ बिल्कुल, बहुत बड़ा। आज का जो भारत और पाकिस्तान है उसके एक बड़े हिस्से पर इसका फैलाव था। अच्छा। हाँ, जैसे उत्तर में कश्मीर के पास मांडा से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र के दैमाबाद तक। और पश्चिम में बलूचिस्तान के सुतका गेंडोर से लेकर पूर्व में उत्तर प्रदेश के आलमगीरपुर तक। मतलब अपने समय की किसी भी दूसरी सभ्यता से कहीं ज्यादा बड़ा एरिया था इसका। इतना विशाल क्षेत्र। और जिसकी सबसे ज्यादा बात होती है वो है इनका टाउन प्लानिंग, मतलब नगर नियोजन। ऐसा क्या खास था उसमें? कई चीजें थीं। एक तो इनकी सड़कें देखिए, बिल्कुल सीधी। हाँ, ग्रिड पैटर्न वाली। बिल्कुल, ग्रिड पैटर्न, एक दूसरे को समकोण पर काटती हुई। फिर पक्की ईंटों का इस्तेमाल, और वो भी स्टैंडर्ड साइज की ईंटें। अच्छा, मतलब हर जगह एक जैसी ईंटें। ये तो कमाल है। हाँ, ये दिखाता है कि कोई सेंट्रल प्लानिंग या संगठन रहा होगा। और हाँ, सबसे गजब की चीज थी इनकी जल निकासी व्यवस्था, ड्रेनेज सिस्टम। वो कैसी थी? हर घर से नालियां निकलती थी जो फिर गली के मुख्य नाली से जुड़ती थी, और ये सब ढकी भी होती थी। वाह, मतलब साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते थे ये लोग। बिल्कुल। और शहर भी अक्सर दो हिस्सों में बटे होते थे। हाँ, वो मैंने पढ़ा है। एक ऊंचा टीला जैसा दुर्ग। हाँ, दुर्ग या गढ़। शायद वहाँ एडमिनिस्ट्रेटिव या रिलीजियस बिल्डिंग्स होती होंगी, और उसके नीचे होता था रिहायशी इलाका, मतलब निचला शहर। अच्छा। और कुछ खास इमारतों के उदाहरण? हाँ, जैसे मोहनजोदाड़ो का विशाल स्नानागार। ग्रेट बात। हड़प्पा के बड़े अन्न भंडार। फिर धोलावीरा का तो यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम था, और शहर 3 हिस्सों में बटा था। और लोथल, वो तो बंदरगाह था ना? हाँ, लोथल में बंदरगाह मिला है। इससे पता चलता है कि समुद्री व्यापार भी खूब होता था। तो इनकी अर्थव्यवस्था कैसे चलती थी? मतलब सिर्फ व्यापार या कुछ और भी? नहीं, देखिए, बेस तो एग्रीकल्चर ही था। गेहूं, जौ, कपास, राई, मटर, ये सब उगाते थे। पशुपालन भी करते होंगे? हाँ, जरूर। बैल, गाय, भेड़, बकरी, भैंस, इन सबको पालते थे। और व्यापार, जैसा आपने कहा, अंदरूनी भी और बाहरी भी। मेसोपोटामिया के साथ ट्रेड के सबूत मिलते हैं हमें। अच्छा, कैसे सबूत? वहां से हड़प्पन सील्स, मतलब मोहरें, मिली हैं, और शायद लेन देन के लिए इन्हीं मोहरों का इस्तेमाल होता था। इन पर जानवरों की आकृतियां और कुछ लिखावट होती थी। अच्छा, इन मोहरों और बाकी चीजों से, जैसे वो कांसे की नर्तकी की मूर्ति मिली है, उससे इनके समाज के बारे में क्या पता चलता है? क्या कोई राजा वाजा होता था? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हमें ना मिस्र या मेसोपोटामिया जैसे कोई भव्य महल या राजाओं की कब्रें नहीं मिली हैं। तो फिर? तो कुछ एक्सपर्ट्स मानते हैं कि समाज शायद ज्यादा बराबरी वाला रहा हो, या हो सकता है व्यापारियों या पुरोहितों का कोई समूह शासन करता हो। लेकिन उनकी कारीगरी कमाल की थी। वो कांसे की नर्तकी, पत्थर की पुजारी वाली मूर्ति, हजारों मोहरें, मनके, मिट्टी के बर्तन, सब बहुत बढ़िया बने हुए हैं। और धर्म क्या मानते थे? किसकी पूजा करते थे? ऐसा लगता है कि वो प्रकृति की पूजा करते थे। पेड़, पशु, खासकर वो कुबड़ वाला बैल बहुत महत्वपूर्ण लगता है मोहरों पर। मातृ देवी की बहुत सी मूर्तियां मिली हैं। फर्टिलिटी गॉडेस जैसी? हाँ, शायद। और एक मोहर पर एक योगी जैसे बैठे देवता हैं, सींग वाले, जिन्हें कुछ लोग पशुपति या शिव का पुराना रूप मानते हैं। अग्निकुंड भी मिले हैं शायद। हाँ, कालीबंगा और लोथल जैसी जगहों से अग्निकुंड मिले हैं, जो शायद किसी धार्मिक अनुष्ठान या बलि के लिए होते होंगे। और मृतकों को दफनाने और जलाने दोनों तरह के रिवाज थे। और वो एक चीज जो अब भी पहेली है, उनकी लिपि, उसके बारे में क्या स्थिति है? हाँ, सिंधु लिपि, वो आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। ये एक तरह की चित्र लिपि है, मतलब पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट। अच्छा। इसमें करीब 400 के आसपास मूल चिन्ह लगते हैं। मोहरों पर, तांबे की पट्टियों पर, बर्तनों पर ये मिलती है, और ये दाएं से बाएं लिखी जाती थी। तो जब तक ये पढ़ी नहीं जाती काफी कुछ अधूरा रहेगा। बिल्कुल। उनकी भाषा, उनका लिटरेचर, समाज के बारे में और गहरी जानकारी सब छुपी हुई है। और आखिर में इतनी एडवांस सभ्यता खत्म कैसे हो गई? पतन का क्या कारण था? आक्रमण वाली थ्योरी तो शायद अब उतनी मानी नहीं जाती। हाँ,
आक्रमण के कोई बहुत ठोस सबूत नहीं है। ज्यादातर विशेषज्ञ मानते हैं कि कोई एक कारण नहीं था, कई चीजें मिलकर जिम्मेदार रही होंगी। जैसे नदियों का रास्ता बदलना या सूख जाना, खासकर घग्गर हकरा नदी, जिसे कुछ लोग प्राचीन सरस्वती मानते हैं, उसका सूखना एक बड़ा कारण हो सकता है। इससे खेती पर असर पड़ा होगा। क्लाइमेट चेंज भी? हाँ बिल्कुल, जलवायु परिवर्तन जैसे सूखा बढ़ना या बाढ़ का आना, इसने भी शायद रोल प्ले किया। इन सब वजहों से शायद शहरों से लोग जाने लगे और धीरे धीरे ये सभ्यता एक ग्रामीण संस्कृति में बदल गई। तो संक्षेप में सिंधु घाटी सभ्यता अपनी बेहतरीन टाउन प्लानिंग, बड़े व्यापार नेटवर्क और यूनिक आर्ट और कल्चर के लिए जानी जाती है। हाँ, मोहनजोदड़ो का ग्रेट बाथ, धोलावीरा का वाटर मैनेजमेंट, लोथल का डॉकयार्ड, ये सब मिसालें हैं। और भारत में इसका सबसे बड़ा स्थल राखी गढ़ी है, हरियाणा में, और ओवरऑल सबसे बड़ा मोहनजोदड़ा पाकिस्तान में। सही। और खोज का श्रेय जाता है दयाराम साहनी को, जिन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की और इस पूरी सभ्यता के अध्ययन का दरवाजा खोला। तो बहुत कुछ पता है, लेकिन एक बड़ा रहस्य अब भी बाकी है, वो है इनकी लिपि। बिल्कुल, वो अब तक समझ से परे है। और यही हमारे सुनने वालों के लिए आज का विचार है। सोचिए, अगर हम किसी दिन सिंधु लिपि को पढ़ पाएं, तो इस प्राचीन सभ्यता के लोगों के मन में क्या था, उनका समाज कैसा था, और शायद उनके पतन की असली कहानी क्या थी, इस सब के बारे में हमारी समझ कितनी ज्यादा बदल सकती है। ये सवाल वाकई हमें इतिहास की गहराइयों में झांकने पर मजबूर करता है।